हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सॉल्व कर लिया था। कहाँ मिलेगा ये वीडियो? इसके पहले वाला जाइए कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट बच्चों मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में देखिए आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। सबसे नीचे जाओगे आप तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मेटल्स नॉन मेटल्स पे क्लिक करिए तो आपको इसके पहले वाला वीडियो या आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, देखिए जो नए बच्चे हैं उनको मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए। मेटल्स नॉन मेटल्स का फीलिंग आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से इधर उधर से 1 घंटे में पढ़ लिया फिनिश कर दिया। अगर ऐसा किया है तो फ्रेंकली स्पीकिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लग नहीं पाएगा आपसे, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें होते हैं, ठीक है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, आपसे बनेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। अब सर हमने तो ठीक से नहीं पढ़ा, कहाँ से पढ़ें? तो जाइए कमेंट सेक्शन में चैप्टर भी दिया हुआ है, तो आपको ऊपर चैप्टर का लिंक मिलेगा, उसमें 20 to 21 क्लासेस होंगी। जी हाँ, 20 से 21 क्लासेस होंगी उसकी, वो आपको करनी पड़ेगी। हफ्ते भर का टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, फिर आप एग्जाम्पलर लगाइए। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि हम एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे थे, और जो नए बच्चे हैं वो भी अब जुड़ जाएँ चैनल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फिर से याद दिला दूं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे हमने आपको दिखाई हुई है। और इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में जैसा कि आप लोग को पता है कि ये देखिए ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो जो ऊपर वाले मेटल यहाँ पे हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जो जैसे जैसे आप नीचे आते आते हो तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 मेटल्स ले लें कोई, अगर हम आपसे पूछे कि भाई सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जवाब है सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सोडियम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आ रहा है। और ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक्सपेरिमेंट कर करके लैब में बनाई गई कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको ऊपर रखा गया है, और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है उसको नीचे रखा गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, हमने इसको क्लास में ट्रिक भी बताया था याद करने का, ठीक है। अब इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए बच्चों, नीचे क्या आते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स, ऊपर मोस्ट रिएक्टिव। लेस क्या? लीस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे नीचे जो आता होगा वो लीस्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेस नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लीस्ट लिखना चाहिए था ना। जो सबसे नीचे आता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलो, तो ये आपने देखा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, अगर हमको ये बात पता है तो। देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट। बच्चों देखिए नेटिव स्टेट क्या होता है? नेटिव मतलब जैसा वो है वैसा ही मिल जाए आपको, वो कहीं पे केमिकली कंबाइंड ना मिले, मतलब वो कहीं पे केमिकल रिएक्शन करता हुआ ना पाया जाए, ठीक है। इसको हम नेटिव स्टेट बोलते हैं। पढ़ाते टाइम मैंने क्लास में बच्चों बताया भी है। देखिए अब थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए, थोड़ा समझिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास कहीं पे गोल्ड का टुकड़ा है। ये देखिए ये हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, AU होता है, ठीक है। AU गोल्ड होता है और AG सिल्वर। अब देखिए गोल्ड का अगर टुकड़ा है, ठीक, आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। गोल्ड मतलब अब गोल्ड तो महंगा आता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करो घर वाले मारेंगे, लेकिन फिर भी गोल्ड का टुकड़ा लेके आप मिट्टी के अंदर रख दीजिए, है ना। मिट्टी अपने गमले में थोड़ा सा मिट्टी डिग करो, खोदो, उसके अंदर इसको गोल्ड का रख दो। 1 साल के बाद निकालना, पता है इस पे सिर्फ मिट्टी लगी रहेगी। आप मिट्टी को ऐसे धो देना, पानी से धुल जाएगी। उसको हम गैंग्यू बोलते हैं, केमिकल भाषा में गैंग्यू, जो गंदगी उस पर लग जाती है उसको गैंग्यू बोलते हैं। तो जो गैंग्यू पार्टिकल्स होंगे बस वही उस पर लगे होंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं या वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, गमले में आप पानी भी देते होगे डेली, या गीला होगा, बरसात होगी कभी ना कभी, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं और मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ये कभी भी गोल्ड के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको गोल्ड का गोल्ड ही मिलेगा। 1 साल के बाद निकालो आप, उसमें से 2 साल के बाद निकालो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे भाई गोल्ड तो नेटिव स्टेट में मिल रहा है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो जैसे आपने इसको मिट्टी में डाला है गमले में, ठीक इसी तरीके से नेचर में जहाँ भी होगा गोल्ड का जहाँ पे ओर होगा, या सिल्वर का जहाँ और होगा, सिल्वर गोल्ड जहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से चेक करिए, सिल्वर और गोल्ड कहाँ आते हैं? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए सबसे नीचे कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और उसके नीचे गोल्ड, और गोल्ड के नीचे प्लेटिनम भी आता है, तो वो हमने आपको नहीं दिखाया है, ठीक है। AU मतलब गोल्ड, AG मतलब सिल्वर, HG मतलब मरकरी, कॉपर, तो आपको पता ही है C होता है। तो में रह रहा है हमेशा, मतलब जैसा है ये वैसा ही है, ये किसी से नहीं करता। लेकिन आयरन का पीस लें, उसको गमले में ऐसा डाल दें तो वो तो उस पर जंग लग जाती है, आपको पता है, मतलब है ना, उसकी रस्टिंग हो जाती है, बात आपको पता है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और एक कंपाउंड बनाता है Fe2O3.10H2O, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है।
तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये है कि इन्होंने हमको बोला है कि कौन से मेटल्स नेटिव स्टेट में, वो मेटल्स नेटिव स्टेट में होंगे स्टूडेंट्स जो आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ मिलेंगे, सबसे नीचे। वो रिएक्ट नहीं करेंगे, उस पर गैंग्यू भले लग जाए, गैंग्यू मतलब कुछ पार्टिकल्स भले उस पर स्टिक हो जाए, चिपक जाए, ठीक है, आप उसको धुल दोगे तो साफ हो जाएगा, ठीक है, बट वो किसी से केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे, अपने नेटिव स्टेट में ही रहेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन से नेटिव स्टेट में रहेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, कॉपर तो रहेगा नहीं, है ना। देखिए कॉपर कहीं ना कहीं आपका, वैसे तो कॉपर भी लेस रिएक्टिव होता है, बट कॉपर सिल्वर और गोल्ड के ऊपर आ रहा है, ठीक। तो एक तो मुझको क्या सही लग रहा है यहाँ पर, गोल्ड, और जिंक भी नहीं होगा, क्योंकि जिंक चेक करिए, जिंक कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मोर रिएक्टिव है, वो नेटिव स्टेट में नहीं रहता है, ओके। और सिल्वर, करेक्ट, तो गोल्ड और सिल्वर। कभी कभी ये गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनको नोबल मेटल भी बोला जाता है। नोबल मेटल क्यों, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। पढ़ते टाइम हमने ऐसा देखा था कि भाई जो नोबल मेटल होते हैं वो नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, जाके यहाँ पर देखिए कि सेकंड और फोर्थ आपको कहाँ पे मिल रहा है। तो सेकंड और फोर्थ कहीं पे इन्होंने दिया है, यस, तो हम सी पे टिक कर देंगे, ओके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। जब हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी में हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग मेटल्स को रिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोली, हमने कहा भाई ठीक है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आपको दिया है गोल्ड, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये 4 1 2 3 4 मेटल्स दिए हुए हैं। इन 4 मेटल्स में से आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिफाइन करते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कौन सा, मैं आपको देना चाहता हूं, जिन वो तो यहाँ पे देखते ही पहचान जाएंगे, जिन्होंने क्लास नहीं करके आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में बच्चों देखिए आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और एक पूछेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सुनिए, जब आपको पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में, ठीक है, कि कौन से मेटल्स को रिफाइन करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, तो मेटल्स के नाम सभी बच्चे याद कर, कौन कौन से मेटल होंगे, कॉपर, जिंक, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, Sn मतलब टिन होता है, मैं आपको बता दूं Sn मतलब टिन होता है, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, Pb मतलब लेड, Cr मतलब क्रोमियम, Ni मतलब निकल, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। तो ये मेटल्स होंगे, हमेशा याद रखिए, इस क्वेश्चन में आप सबको सीखते चलिए। ये जो मेटल्स होंगे कौन कौन से, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर और गोल्ड, ओके। ये मेटल्स का रिफाइनिंग हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की हेल्प से होगा, ओके। और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिन मेटल्स का पहले सॉल्ट लेते हैं हम, फिर उस सॉल्ट को हम कौन से फॉर्म में लाते हैं, मतलब क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं उनके, और उसको हम मोल्टन स्टेट में लाते हैं। तो वो हैं आपके पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ओके। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। देखिए हमें आपको एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का एक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन सॉल्ट होता है, आपको पता है ना। पहले इसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं। मोल्टन स्टेट में कैसे लाते हैं, हाई टेम्परेचर देके। मोल्टन स्टेट में क्या होगा, मोल्टन स्टेट जब हो जाएगा इसका, तो हमने आपको कल भी किसी क्वेश्चन में बताया था कि आपको बहुत सारे सोडियम के आयन मिलेंगे और बहुत सारे क्लोराइड के आयन मिलेंगे, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ऑब्वियसली ये हमें, ठीक है। हम इस मोल्टन स्टेट में करंट वर्जन पास करेंगे। आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो अभी हमको नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसका सोडियम के सॉल्ट का, सोडियम का सॉल्ट लिया ना मैंने, सोडियम क्लोराइड, और मोल्टन स्टेट ले लिया। मोल्टन स्टेट पहले इसको खूब हमने गर्म किया हाई टेम्परेचर पे, तो ये मोल्टन स्टेट में आ गया, मतलब लिक्विड पड़ेगा आपको, ठीक है। लिक्विड जैसा कुछ दिखाई पड़ेगा, और उसमें क्या मौजूद होंगे, सोडियम और क्लोराइड क्या है, करेक्ट। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती होगी, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर होगा कि ये जो सोडियम आयन है ना स्टूडेंट्स, ये सोडियम आयन, देखिए बात समझिए जरा। देखिए आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 पढ़ा है, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, ठीक। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो निकालना चाहता है, नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है ना आपने। सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और सोडियम Na+ फॉर्म में रहना चाहता है, किस फॉर्म में रहना चाहता है,
Na+ फॉर्म में रहना चाहता है, तो सोडियम आयन के फॉर्म में वो रहना चाहता है, महसूस करता है, स्टेबल होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर तो ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब जब भी इसको मौका मिलता है अपने आप को इलेक्ट्रॉन देना, मतलब रिवर्स प्रोसेस करना टफ है। बात समझिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्लास में बताया है। ठीक है, देखिए जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है, सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको Na+ बनता है। तो ये प्रोसेस तो इजी है, उस पे खुद भी हो जाएगा। हाँ भाई, सोडियम कहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए मेरा तो सही है। ठीक है, क्यों? ये सोडियम आयन का ऑक्टेट कंप्लीट वो, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ओके, तो सोडियम आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करा जाए इसके द्वारा और वापस सोडियम का एटम मिल जाए आपको, सोडियम का एक और एटम मिलेगा, आयन थोड़ी ना है। इस मोल्टन स्टेट में तो बहुत सारे सोडियम आयन बहुत लेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स अपने मन से नहीं लेते हैं, आप क्या कर रहे हो? उसकी इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, यानी कि आपको जबरदस्ती इसके ऊपर एक वर्क डन करवा के सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन दिलवाना पड़ेगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप से कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क करके उसको करवाना पड़ता है। ठीक है, बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास तो करी, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी आपने हेल्प से इस सोडियम आयन को वापस से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सोडियम का एटम बनेगा, इसी तरीके से एक और मोल्टन स्टेट से एक और आपका सोडियम का आयन आएगा, वो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर एक और सोडियम का एटम बनेगा। इस सोडियम एटम्स बनेंगे और सोडियम बहुत सारे एटम्स जो बनेंगे वो पास आएंगे, तो सोडियम का आपको सोडियम एज अ मास वहाँ पर मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा, थोड़ा सा मैंने आपको ये फील कराने की कोशिश करी है यहाँ पर कौन से जिन मेटल का जो हाँ रखिएगा, शायद हमको आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं हमको पूछा कि by the process of in the ये हमने आपको याद कराया। अब ठीक, अब दूसरी बात हमने आपको याद कराई कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन सारे मेटल्स की होती है। अब आपको ये याद हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए। इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि कौन से मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा करी जाती है। तो आप देखिए ये जो थर्ड वाला है बच्चों, ये तो चला गया और पोटेशियम भी चला गया, सोडियम तो ऐसे ही चला गया कि क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की जो इसको जो ऑब्टेन किया जाएगा, सोडियम और पोटेशियम का जो एक्सट्रैक्शन है वो कैसे होगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन द मोल्टन स्टेट। इस प्रोसेस को बात समझ में आई? तो ये चला गया, बचा क्या? कॉपर। क्या? यस, गोल्ड। ये रहा गोल्ड Au और ये रहा लिस्ट है, तो हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे? गोल्ड और कॉपर को। तो क्या फर्स्ट और सेकंड आप कहीं पे मिल रहा है? ध्यान से चेक करिए। यस, ए पार्ट। ठीक है, कोई डाउट है? सिंपल है। अब देखिए जरा, तो इसको एग्जाम में भूलिएगा नहीं भाई, इसमें से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये वाले सेट से क्वेश्चन आएगा या तो ये वाले सेट से आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती थी। तो याद होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे, कॉपर हमारे सिलेबस में था। ठीक है, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ जगह चाहिए होगी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ हमने एक बैटरी लगाई और बैटरी लगाते एनोड टूल याद कराया है क्लास में, मैंने आपको याद कराया क्या? एनोड मतलब क्या? एनॉक्स। एनॉक्स मतलब एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड से क्या याद कराया? एनॉक्स मतलब एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, हाँ। और हमने आपको याद कराया रेड कैट। रेड कैट मतलब क्या? कि कैथोड। ठीक है, तो रिडक्शन हमेशा होगा
कैथोड पे। और आपको एक बात और याद है क्या, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड मतलब एनॉक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ध्यान से चेक करिए, एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? अच्छा, तो ये जो फ्लास्क है आपके पास, इस फ्लास्क में आप क्या रखते हो, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसको डिटेल में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रॉड है आपका, ये जो एनोड पे है, इम्प्योर कॉपर रॉड है, यहाँ पर क्या होता है भाई, इम्प्योर है उसमें है ना, तो होता क्या है, कॉपर के एटम है ना, ये जो कॉपर, देखिएगा स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या होता है, कॉपर के जो एटम होते हैं एनऑक्स, मतलब यहाँ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है, कॉपर क्या करेंगे, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक कॉपर का एटम आया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ठीक। तो क्या बनेगा, कॉपर 2+। चेक करो, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही, यही बात है बच्चों। यहाँ ये जो कॉपर की इम्प्योर रॉड, यहाँ से एक एटम को पकड़िए और इमेजिन करिए कि कॉपर का जो एटम है, ठीक, उसको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, क्योंकि आप ऊपर ध्यान से करो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चढ़ेंगे वायर में, इधर नीचा पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पहले क्या था, ये जो मैंने डॉट से दिखाया, ये क्या है, कॉपर का एक एटम है, इसने 2 और क्या बना, कॉपर आयन, तो वो कॉपर आयन कहां जाता है, सॉल्यूशन। अब कॉपर आयन टहलते टहलते सॉल्यूशन में आ जाता है, लेकिन आपने बैटरी लगा के रखी हुई बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा, ठीक। अब ये वापस से चाहता है इस रास्ते से, ध्यान से चेक करिए, इस रास्ते से आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, और क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये कॉपर 2+ को अटैक लेगा, तो जो कॉपर 2+ यहाँ से छूटा था, कॉपर सल्फेट है, और वहाँ पे भी कॉपर और सल्फेट का आयन मौजूद है, तो वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ से कॉपर 2+ चलते चलते आएगा, ये क्या लगा रखी है आपने, ये प्योर कॉपर की रॉड लगा रखी, जो कैसे काम करेगी, प्योर कॉपर रॉड एज कैथोड होता है, प्रोटेक्शन का मतलब क्या, गेन करना। ध्यान से चेक करिए बच्चों, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से कॉपर 2+ आ रहा है, तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा बताइए, कैथोड पे क्या होगा, ये जो Cu2+ आयन बच्चों चलते चलते आए हैं, कौन सी रॉड पे चिपकेंगे, आके स्टिक करेंगे, कॉपर की रॉड पे, जो प्योर कॉपर की रॉड आपने लगाई हुई है, और ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉपर 2+ जो यहाँ से छूटा था वापस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और क्या बना देगा, ये बना देगा वापस से कॉपर का एटम। कॉपर का एटम जो है कर लेगा किससे, मेटालिक बॉन्डिंग में हमने आपको पढ़ाई है क्लास में, मेटालिक बॉन्डिंग कर लेगा ये जो कॉपर की प्योर रॉड है इसके। अब एक एटम की ये हालत हुई, फिर अगला एटम यहाँ से छूटेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्यों, क्योंकि आपने बैटरी लगा के रखी है, आप लगातार, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नहीं निकाल सकता, आपको निकलवाना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन, बात समझ में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर से ये इस रास्ते से जाएंगे, ठीक, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ से कॉपर का एटम था वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, किसमें, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले उसने और कॉपर 2+ छोड़ा, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस रास्ते से चले गए ऐसे, और कॉपर 2+ सॉल्यूशन में होते तो वापस, यानी कि इसी रॉड पे जब कॉपर आयन आके स्टिक करेंगे, चिपक जाएंगे, तो यहीं पर कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए ले लेंगे, और फिर से कॉपर का एटम, तो इस करते करते कॉपर, जवाब है बहुत सारे एटम, और वो कॉपर के एटम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपर के एटम छूट रहे हैं। देखो ये इम्प्योर रॉड थी, अब वही कॉपर के जो एटम छूट रहे हैं, वही तो पूरा इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आ रहा है, कॉपर का आयन इस रास्ते से आ रहा है। अपना दिमाग लगाया, बैटरी लगा के कुछ नहीं किया, जितने भी कॉपर के एटम यहाँ पे थे ना, कॉपर के आप इलेक्ट्रॉन को आपने रास्ते से बुला लिया और कॉपर 2+ आयन को इस रास्ते से, वापस यहाँ पे दोनों को कंबाइन करवा दिया, और ये जो आपकी प्योर कॉपर की जो मेटल की रॉड है, जो कि एज अ कैथोड काम कर रही है, उस पर नए नए एटम चिपकते गए चिपकते गए चिपकते गए। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, ये जो आपने कॉपर की थिन प्योर रॉड लगाई थी, ये ऐसी थिक हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी, कॉपर का एटम चिपकते चलते और हो जाएगी, ये थिन हो जाएगी।
और इसका सारा जो भी आपका जो भी गैंग्यू था इसमें, जो भी गंदगी थी, जिसको आप कॉपर मड भी बोलते हो, वो सब कॉपर मड आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये सब, क्योंकि भाई मिट्टी के पार्टिकल थोड़ी ना ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएंगे, वो तो गिर जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर मड। कोई डाउट है? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस होता था। इस तरीके से यहाँ चिपका लिया। अब ये जो बहुत सारे कॉपर के आइटम आ गए हैं, ले जाके आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इससे कॉपर का कोई बना सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं और सेम इसी प्रोसेस गोल्ड की भी करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा मुझे रिवाइज कराना था और ये दोनों लिस्ट आप याद कर लीजिए। कोई डाउट है? ए पे हमने क्यों टिक लगाया? नहीं, कर लीजिए। नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स मतलब सिल्वर के जो कुछ ऑब्जेक्ट अगर होंगे, जैसे कि कॉइन होता है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना, ज्वेलरी होती है सिल्वर की, तो उनकी बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स मतलब कुछ सामान जो सिल्वर से बना हो। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए बच्चों ध्यान से चेक करिए कि ये जो आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है, इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में सिल्वर नीचे आता है। मतलब ये रिएक्ट तो नहीं करता है जल्दी से, ये जल्दी से रिएक्ट तो नहीं करता है, लेकिन अगर काफ़ी समय तक के लिए सिल्वर एयर के कांटेक्ट में हो, मतलब सिल्वर का ऑब्जेक्ट आप खुला छोड़ दें, ठीक है, साल 2 साल के लिए, ठीक है, तो जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर होगा, मींस लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में अगर ये सिल्वर आ गया है, तो एयर में एक स्पेशल गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2S, ये गैस होती है। तो सिल्वर क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सिल्वर के जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना, क्या बना देते हैं? सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S। अब सिल्वर सल्फाइड का तो फॉर्मूला बना लोगे ना, कैसे? सिल्वर पे क्या होता है? +1 और सल्फाइड आयन 2- होता है, S2- सल्फाइड आयन, ये 2 इधर 1 इधर, तो Ag2S, और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, तो साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, और ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आपको इसको बैलेंस करना हो, बैलेंस कर लीजिए, 2Ag ये गैस, ये सॉलिड, और ये बैलेंस हो गया, चेक करो, हाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो ध्यान चेक करो, सिल्वर के एटम, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहाँ से आई? एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। तो इसी सिल्वर सल्फाइड Ag2S की वजह से आपका जो सिल्वर का आर्टिकल होगा, वो उसकी अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, मतलब वो टार्निश हो जाएगा। टार्निश मतलब उस पर कलंक लग गया, एक तरीके से बोल, कलंक लग गया का मतलब क्या हो गया? ब्लैक हो गया, मतलब कलंक लगना होता है। वैसे टार्निश का मतलब यहाँ पर क्या है? टार्निश का मतलब है उस पर जो है उसका कलर, उसकी शाइन, जो उसकी शाइन है वो चली जाएगी, वो ब्लैक दिखाई पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर आप सीधे जाकर टिक लगा देंगे, किस पे? सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाता है? सिल्वर नाइट्राइड। Ag3N का मतलब सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड बनता है कि सिल्वर ऑक्साइड बनता है कि सिल्वर सल्फाइड बनता है, ठीक है, कि सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर नाइट्राइड दोनों के कारण ऐसा होता है। तो बहुत ही स्पेशली बच्चों, हमने जब प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर पढ़ा, उस टॉपिक में हमने ये पढ़ा हुआ है बहुत ही स्पेशली कि सिल्वर एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसका कलर अपीयरेंस कैसा होता है? जिसका ब्लैक होता है। तो आप गलती से भी किसी और ऑप्शन पे टिक नहीं लगाइएगा, आप ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे, सिल्वर सल्फाइड पे। रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी, ठीक। एग्जाम में थ्योरी में आए तो आप कैसे लिखो? उसने पूछ लिया कि भैया ऐसा क्यों होता है, थ्योरी में पूछ लिया, तो आप लिखोगे, यहाँ हमने नोट लगा दिया कि सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लोली silver objects combine slowly with hydrogen sulfide gas present in the air to form a black coating of silver sulfide, और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2S, करेक्ट। उसके बाद आपको ये रिएक्शन भी लिखनी होगी। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रहे, आप भूलो नहीं, इसलिए मैं अब आगे कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से चेक करिए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में कभी भूलेगा ही नहीं। देखिए कैसे नहीं भूलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मेथड होता है टार्निश रिमूवल मेथड, क्या बोलते हैं इसको? टार्निश रिमूवल मेथड। ये आपको नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चे बोलेंगे कितना पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ना है ना, ये पढ़ना नहीं है, बस देख लो हो जाएगा। देखो टार्निश रिमूवल मेथड, सिल्वर का ऑब्जेक्ट है जो कि सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक कलर का हो गया,
ठीक, अब इसकी ब्लैकनेस आपको हटानी है, वापस इसको शाइनी करना है, चमकदार करना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा आपको? इस सिल्वर सल्फाइड में से किसको निकालना पड़ेगा? सल्फर को बाहर निकालना पड़ेगा किसी जुगाड़। अगर आप सल्फर बाहर तो फिर से सिल्वर बच जाएगा और वो कंबाइंड फॉर्म में सल्फर के साथ नहीं रहेगा तो वो फिर से चमकने लगेगा, उसकी अपीयरेंस आ जाएगी। तो हमने क्या दिमाग लगाया? हमने ये दिमाग लगाया, ध्यान से चेक करिए बच्चों, सिल्वर से रिएक्टिव कौन होता है? तो हमने क्या किया, ये जो सिल्वर सल्फाइड है, ध्यान से चेक करिएगा, सिल्वर सल्फाइड को Ag2S को हमने, ये मैंने बैलेंस रिएक्शन की है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड को हमने एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दिया। ठीक, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? सिल्वर सल्फाइड के सिल्वर से रिएक्शन कर लेगा, बोला सॉरी, एल्युमिनियम सिल्वर सल्फाइड में मौजूद सल्फर से रिएक्शन कर लेगा। एल्युमिनियम सभी सल्फर के एटम को क्या बोलेगा? भैया तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ रिएक्ट करो, और क्या बना देगा? Al2S3, जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम ट्राइसल्फाइड। ओके, तो इस तरीके से, और देखिए आपका सिल्वर फ्री हो गया, कोई डाउट है? बस Ag बचा सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से इस मेथड को क्या बोलते हैं? टार्निश रिमूवल मेथड। इस मेथड में क्या हुआ? इस मेथड में सिल्वर सल्फाइड का सल्फर निकल गया, केवल सिल्वर बच गया। निकाला कैसे? एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये हमने आपको इसलिए याद कराया ताकि आपको ये याद हो जाए कि हाँ भाई, सिल्वर सल्फाइड के कारण कलर कैसा होता है? ब्लैक। कोई डाउट है बताइए? ये आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है एग्जाम के लिए। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए, बाय कोड। देखो पहले होगा, जब चैप्टर आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि भाई आयरन जो होता है एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंट में, एयर और मॉइस्चर में क्या बोले हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रस्टिंग, ठीक है। तो आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका प्रिवेंशन करने के लिए, आयरन रस्ट ना होने, तो बहुत बढ़िया मेथड होता, कर दीजिए। हम आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेते हैं जिंक, और जिंक ही लिया जाता है प्रॉपर इस प्रोसेस में, ठीक है। उसके मतलब जो भी तो आयरन को, आपको आयरन की गैल्वनाइज ये कंटेनर रखा हुआ है, एक कंटेनर रखा हुआ है, और इस कंटेनर में क्या है? मोल्टन स्टेट में जिंक है, मोल्टन स्टेट में जिंक है, करेक्ट। करना है, ध्यान से चेक करिए कि ये आयरन का पीस है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसको मुझको रस्ट, मैं क्या कर दूंगा इसको और बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा, इसके ऊपर हीट अपने से बाहर निकाला तो धीरे धीरे हीट को हो जाएगी जिंक की जो लेयर है। अब इसके ऊपर ये स्टिक हो, अब क्या नहीं ऊपर जो है आयरन से, तो अब आयरन अगर एयर कांटेक्ट, मतलब ये आयरन का पीस है, एयर के अंदर है, पार्टिकल्स हैं जिंक के ऊपर, वेरी इफेक्टिव आयरन। एयर के एयर के पार्टिकल्स, एयर में जो मेनली पार्टिकल्स होते हैं उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन एटम्स की बात, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो एयर के साथ जिंक ये
रिएक्ट कर लेंगे, क्या बना देंगे, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या ऊपर क्या आ गई बताइए, जिंक ऑक्साइड की कोटिंग। पता है आपको, पता है जो जिंक ऑक्साइड की कोटिंग होती है ना, वो एयर को बिल्कुल भी ब्लॉक करती है, अंदर आने नहीं। तो अब ध्यान से, सबसे अंदर क्या है, आयरन, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जिंक का लेयर, जिंक की कोटिंग, जिंक का लेयर लगा हुआ है, और जिंक के लेयर के ऊपर क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड का कोटिंग। ठीक है, बहुत ही थिक आ जाती है जिंक ऑक्साइड की। अब ये जो कोटिंग होता है, क्यों अच्छा होता है, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड की कोटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की जो कोटिंग है, वो बाहर से एयर को आने नहीं देगी। तो जब एयर के पार्टिकल्स आ नहीं पाएंगे, तो ना तो वो बचे हुए जिंक से कांटेक्ट कर पाएंगे और ना आयरन तक तो पहुंचे, तो आयरन की रस्टिंग इस तरीके से बच जाती है। ठीक, अच्छा इसमें मान लीजिए कि कभी कभी क्या हो गया कि हमारे पास कोई बकेट है, ठीक है, अब हम बकेट ले जा रहे हैं, बकेट जो है वो हल्की सी लड़ गई। अब जब बकेट पे आपने क्या किया था, बकेट को ऊपर क्या था, तो देखो हल्की से ऐसे जिंक की जो लेयर है वो ब्रेक हो गई, यहां से मान लो ये जिंक की लेयर यहां से ब्रेक। आप जैसे ही तो एयर के पार्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, यहां पे क्या है, अंदर आयरन है, ठीक, लेकिन अभी भी जिंक का लेयर आ गया अंदर वाला, जैसे ही वो कटा, जिंक ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं ऊपर वाले, वो तो कट गई, लड़ा जब दीवार में आपका बकेट, तो वो तो कट के हट गई। लेकिन अब फ्रेश जिंक अवेलेबल है, तो इमेजिन करो अंदर जब वो लेयर कटी तो फ्रेश जिंक साइड साइड में दिखता होगा, और वो फ्रेश जिंक पहले होता है, वहां पे आयरन भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है, लेकिन रिएक्टिव कौन है ज्यादा, जिंक। लेकिन फिर से है और आयरन को रिएक्शन नहीं करने देता है। यही रीजन है कि हम जिंक मेटल की ही थिन लेयर इसके ऊपर लगाते हैं बाय द मेथड ऑफ व्हाट, गैल्वेनाइजेशन मेथड। बात समझ में आई? तो अब आप समझ जाएगा ना आपके पास कि गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग लेयर की थिन जिंक की। तो अब उल्टा सीधा टिक नहीं लगाएगा एग्जाम में, जिंक लगाएंगे। आगे तो क्या लिखा हमने, प्रिवेंशन metal on iron object is called galvanization, or object iron object तो सारी लिख लीजिएगा। जिंक का लेयर है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जाता है, नहीं करता है। जिंक जो फ्रेश अब आपको दिखाई पड़ेगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि जिंक इज रिएक्टिव देन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील। अच्छा एक बात बताऊं आपको कि स्टेनलेस शब्द का मतलब समझते हैं क्या, विरोधी। विरोधी मतलब जिसमें जंग ना लगे, जिसमें रस्टिंग ना हो, ठीक है। तो रस्ट डू नॉट अकर, रस्ट डू नॉट अकर, जिसमें रस्टिंग ना हो उसको हम टाइप। हाँ भाई, स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसमें रस्टिंग नहीं होती, इससे आप तरह तरह के और ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, समझ गए कि बहुत इसका यूज है। करें स्टील आयरन, ये हमने टॉपिक था एलॉयज में, और आपको याद ही कैसे बनता है एलॉय, जिसको कि हम क्या क्या मिक्स, आयरन को मिक्स करते हैं साथ
इसका कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लीजिए। स्टील में कैसे बनता है? स्टेनलेस इज मेड व्हेन आयरन इज मिक्स विद क्रोमियम। ऑप्शन में कहीं दिया है निकल एंड क्रोमियम, Ni निकल होता है, Cr क्या होता है? क्रोमियम। निकल और कॉपर पे मत लगा देना यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? एलॉयज जो आपने पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल में एलॉयज जो आपने पढ़ा है वहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है 16, कह रहा है इफ कॉपर केप्ट इन ओपन एयर इट्स, ठीक है। प्रोसेस कैसा होता है? शाइनिंग और नॉन सरफेस होता है, तो धीरे धीरे लूज हो जाता है। क्या हो जाता है देखते हैं। कह रहा है एंड ग्रीन कोटिंग आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। कह रहा है इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए बच्चों बात समझिए, ये कॉपर के ऊपर आती है तो क्या हो गया होगा? ऐसा क्या होगा? कॉपर एयर से कुछ लेकर क्या बन गया होगा कि कॉपर की अपीयरेंस कैसी हो गई? ग्रीन हो गया। ये आपने कहाँ पढ़ा? आपने पढ़ा है कोरोजन ऑफ कॉपर वाले टॉपिक। कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था कोरोजन ऑफ, चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, उनको पता होगा। इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि कैसे ट्रिक नहीं, बहुत केमिस्ट्री अभी तक चैप्टर नंबर ब्लैक, तो ये सकता है, इसका गलत तो ब्लैक है। कॉपर 4.5 तब तो इसका कैसा होता? ब्लू। लेकिन अभी केवल CuSO4 लिखा है, एनहाइड्रस कॉपर फॉस्फेट है, वाटर के वाटर ऑफ करेक्ट। अब ये दोनों कार्बोनेट और कॉपर नाइट्रेट, तो हमको पता है कि कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। कॉपर नाइट्रेट कैसा होता है? ब्लू होता है। तो बच्चा बताइए, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो कॉपर कार्बोनेट, तो ऑप्शन बी पे हम टिक लगा देंगे। कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर आ जाता है, और ऐसा होता क्यों? लीजिए, ये जो कॉपर है बच्चों, ये एयर में क्या क्या मौजूद होता है? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और वाटर, करेक्ट। तो ये जो कॉपर है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर क्या बना देते हैं? हम कि जब भी कोई मेटल, जब कहीं पर कार्बोनेट बन तो गया मेटल का कार्बोनेट, COC3 क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉपर का कार्बोनेट बनके तैयार हो गया। आपको एग्जाम में इसकी रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं, आपको रिएक्शन नहीं लिखनी है, रीजन मैंने इसकी बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी, आपको भी नहीं करना है, लेकिन आपको याद करने का तरीका मैंने बताया है। कॉपर जरूर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से उसको मिलती होगी उससे, और एयर में मौजूद वाटर के पार्टिकल से रिएक्ट करके कॉपर याद रखिएगा। इसकी जो अपीयरेंस होती है ग्रीन, एक्चुअल में पेल ग्रीन होती है। आप गूगल करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। टिक लगा देंगे, ओके, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 सॉलिड, सबको पता है जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, आपको रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलते हैं? सॉलिड मिलते हैं। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है? मरकरी। आपने थर्मामीटर यूज किया होगा फीवर मेजर करने के लिए, तो उसमें मरकरी आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में वो चढ़ता उतरता है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोराइड तो ये ठीक है ना। तो सोडियम भी सही लग रहा है, कैल्शियम भी सही, कॉपर नहीं होगा। तो फर्स्ट कहीं पे ध्यान से करो, फर्स्ट सेकंड, तो हम ऑप्शन डी पे टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं हुआ है कि नॉन, ध्यान से चेक करिए, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस, हमें भी पता है, उसमें चमक
जो जिसमें शाइन मरकरी ऐसा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। यही क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आयोडीन इज अ लस्ट्रस मेटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे आ रहा चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, थोड़ी मेहनत करो, घंटे में चैप्टर नहीं निपटता है, ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी जल्दी में एक बच्चे का कमेंट आया था कि नीचे सर आई गॉट 9 क्या काल म्यूजिक करके उसका कुछ नाम है, मतलब उसका जो भी आईडी है, तो उसका 95 मार्क्स आए। वो उस चैनल को 2 साल से 9th और 10th उसने पूरा यहाँ से पढ़ा के भी आप पढ़ोगे धीरे धीरे, तो शॉर्ट में चीज़ें नहीं निपटाइए। एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।